Hello, once again. Welcome to all students in this online class as I am preparing the video of chapter 12 ecosystem today, and this is part 2 because one part I have already prepared and this will be second part, and it will be very helpful for you because this chapter, as you know, I have told you that 10 marks are going to be asked from this chapter in your board examination. So always think that how to crack better for your, this is part 2. Okay, so one thing more, that we have to again see the syllabus also. This is unit 10 and this is for, you can see, 23-24। आप देख रहे हो या नहीं पता नहीं, 23-24 ये सेशन है। यूनिट 10 आपकी क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें 10 मार्क्स आपके अलॉट हैं थ्योरी पेपर में। तो आपके जो ये चैप्टर है यूनिट 10 में आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, विच टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी। तो आपको जो यूनिट पढ़ने हैं उसमें से आपके दो चैप्टर हैं इस यूनिट 10 में, चैप्टर 13 और चैप्टर 14 है, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है और इसको पढ़ना है। फिर आपको दूसरा टॉपिक हो जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे हमने एक वीडियो तैयार किया था जिसमें हमने इकोसिस्टम के पैटर्न, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, इन सब को डिस्कस कर लिया था, एनर्जी फ्लो को डिस्कस कर लिया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस टुडे पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। और ये टॉपिक को आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइकिल्स पहले प्रीवियसली ये सिलेबस में इंक्लूड थे, नाउ इट हैज बीन रेशनलाइज्ड। सो you have to study today pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. So today's topic is we can say pyramid of number. What is pyramid of number and what is pyramid of biomass and what is pyramid of energy? So we have to see that what we have studied previously, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया। जैसे हम लोगों ने इकोसिस्टम की डिफिनेशंस पढ़ा था, कंपोनेंट्स को पढ़ा था, ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ लिए थे, प्रोडक्टिविटी पढ़ा था, आपने कुछ फार्मूला भी पढ़ लिया था। बेस्ड ऑन दीज we shall discuss some questions also from you from the science exemplar questions like biology exemplar questions. What is mineralization, what is stratification, that we have studied in our previous video. जो बच्चे अगर नहीं देखे होंगे पहले का वीडियो तो उसको प्लीज देख लीजिएगा ताकि आपकी जो सारी कॉन्सेप्ट होगी वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या है, तो इन सब चीज़ों को जब हम लोगों ने पढ़ लिया, ग्रास फूड मैन, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सारी बातें हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। सो टुडेज टॉपिक जो है वो टॉपिक है फूड चेन और फूड वेब। आपको जो पढ़ना है फूड चेन, फूड वेब, pyramid of number, pyramid of biomass, इन सबको पढ़ना है। तो हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो अभी हमने पढ़ा कि फूड चेन जो है हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, बट एक ऐसा भी फूड चेन है जो प्रोड्यूसर से ना स्टार्ट होके वो एक डिकम्पोजर से स्टार्ट होता है। तो वैसे फूड चेन जो एक डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता हो उसको हम लोग डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। डेट्रिटस फूड चेन, DFC। व्हाट इज DFC? DFC क्या है? डेट्रिटस, डेट्रिटस कहते हैं डिकम्पोज्ड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। So this dead organic matter
When a food chain starts with the dead organic matter, it will be called as detritus food chain, and it is very important food chain in which you will study that the food chain does not start with the producer, but it is made up of decomposers which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. तो जो डेट्रिटस फूड चेन है इसमें फंगी और बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, और इनको जो एनर्जी मिलती है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट उसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से उनको मिल जाता है। तो आप सेप्रोट्रॉफिक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो सेप्रोस का मतलब होता है डेड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेप्रोस? Sapros means dead. So, when an organism gets nutrition from dead organism, dead and decaying organisms, जैसे कि आप जानते हो कि फंगस जो है किसी भी डिकम्पोज्ड सब्सटेंसेज के ऊपर फंगस ग्रो कर जाता है। तो जो भी रॉटन मटेरियल्स हैं, रॉटन फूड आइटम्स हैं, उस पर भी फंगस ग्रो करता है। समटाइम्स यू फाइंड दैट पिकल्स इज ऑफ very old and it is not in proper condition, then you find there some white fungus upon those pickles. You may see the black fungus also when you leave a piece of bread for more than a week at the table, and you will find that fungus grows. तो फंगस जो है और बैक्टीरिया जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको जो फूड न्यूट्रिशन है वो मिलता है उन्हें डेड ऑर्गेनिक मैटर से। सो दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स भी फंगी भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं। दे सेक्रेट द डाइजेस्टिव इंजाइम्स, और उनके बॉडी से कुछ सेक्रेटिव इंजाइम्स, डाइजेस्टिव इंजाइम सेक्रेट होते हैं जो डेड मटेरियल्स को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम? इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है ये जीएफसी क्या है? इज द मेजर conduit for energy flow. In a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the GFC. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. तो GFC और DFC में क्या संबंध है? This is a question for you. What is the relationship between GFC and DFC? GFC is grazing food chain and DFC is detritus food chain. Here you understand G and D. G जो है ये ग्रेजिंग फूड चेन्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा स्टार्ट होते हैं। डेट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विथ ग्रेजिंग फूड चेन लाइक सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ DFC। जो DFC जो है डेट्रिटस फूड चेन जो है उसके आर द प्रे टू द GFC एनिमल्स। तो इसके जो ऑर्गेनिज्म है DFC के, यानी कि डेट्रिटस फूड चेन के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिज्म आपके इसमें GFC के लिए वो उसके शिकार बन सकते हैं। तो GFC इज द ग्रेजिंग फूड चेन एंड DFC इज द डेट्रिटस फूड चेन। To understand the sentence here also, some animals like cockroach and crow are omnivores. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो omnivores हैं। They are eating the herbs also, and they are eating they are in the category of carnivores also. They are eating the flesh also, and they are eating the grass also. Such animals are called omnivores. So these natural interconnection of food chain makes it a food web. So how would you classify human beings? Just we continue our studies that we have studied how food chain gives rise. Food chain is the main cause for making a food web. जब फूड चेन बनता है तभी फूड वेब भी बनता है। फूड चेन का मतलब होता है एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, जबकि फूड चेन यू कैन से फूड चेन इज ऑलवेज going forward in one direction, but food web is interconnected. Food web क्या होता है? Interconnected होता है। The same animal can be eaten by other animals also, which we
Don't think that it will be in a system. So we have to define it, what is food chain and what is food web again. Now we have to define according to your NCERT book. NCERT की बुक में अभी हमने DFC और GFC जो पढ़ा, अब KFC मत पढ़ जाना, KFC भी पढ़ना है क्या? You have to study KFC? No, you are watering your mouth. No, 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 you don't need to water your mouth. Just we have to focus upon DFC and we have to focus upon KFC. ठीक है, तो DFC और KFC की बात करेंगे बच्चे, क्लास 12 के बच्चे हैं। DFC और सॉरी आई हैव रिटन KFC, देखो भाई KFC हो गया है तो इसे तो हमें इरेज करना होगा और GFC लिखना है। DFC की जगह पे क्या लिखना है? GFC. This is detritus food chain and this is grazing food chain. So organisms occupy a place in natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organisms. Based on the source of their nutrition of food, organisms occupy a special place in the food chain that is known as their trophic level. So please write the definition. Trophic level क्या है? आप the specific place in a food chain that an organism occupy is called the trophic level. Producers are always kept on the first trophic level. आप हमेशा जान रहे हो, अगर हम देखें कि जो ग्रीन ग्रासेज होते हैं वो ग्रीन ग्रासेज या ग्रीन प्लांट्स, they are always the called autotrophs because they have chlorophyll in their leaves and they can prepare the photosynthesis in presence of sunlight. If there is the sunlight, then there will be making of food. Then there will be making of food. सूरज भगवान उग जा रहे हैं, ठंड के मौसम है and we are also hoping that we should get the sun rays. Our plants are needing it for the preparation of food by the process of photosynthesis. So they are called autotrophs. तो plants जो हैं autotrophs कहलाते हैं. They are called autotrophs and they are kept at the first trophic level, which is called as producers. Which is called as producers. So you can see here. Now look here. First trophic level producers. Here plants है, फाइटोप्लैंक्टन. अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन के बारे में भी जानेंगे. ग्रासेज है और ट्रीज है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में. एवरीवेयर वी कैन सी द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज द फ्रॉम प्लांट. एंड प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है? जू प्लैंक्टन. जू प्लैंक्टन जो छोटे छोटे प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं. ग्रास हॉपर ऑल्सो, काव ऑल्सो, दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. Secondary consumers, they are called birds, fishes, wolf. Tertiary consumers is the man who is the omnivores and lions. Don't be scared that man and lion have been kept in one category. Oh my god, yes. Tertiary consumers, this is the fourth trophic level. तो 4 trophic level है जिसमें आपको पढ़ना है producers, primary consumers and secondary consumers and tertiary consumers. Let us see now according to your book. बहुत ज़्यादा अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मुझे अभी बस अपने बच्चों को क्लास 12 की पहले सिलेबस कर लेनी है. और ये सिलेबस केवल क्लास 12 के लिए ही नहीं है, बिकॉज कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पढ़ोगे उसमें मेन क्वेश्चंस आपके इससे रहेंगे, बट द वे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड दैट इज डिफरेंट. That is something having some complications. So you have to understand the topics very well. Only then you can understand the mode of asking questions in different competitive exams like agriculture exam हो या नीट हो या किसी भी तरह की एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें थोड़ी सी
कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी केवल क्वेश्चंस के पूछने के तरीके से क्रिएट होती है, ना कि क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं पूछा जाता है। नॉलेज आपका जो है वही पूछा जाता है, इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं दैट इज एनफ फॉर यू, दैट इज सफिशियंट नॉलेज, सफिशियंट इंफॉर्मेशन इफ यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. So let us discuss what is this. We have studied different trophic levels. अभी trophic levels हमने पढ़ा है, producers, consumers, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumers. अब है कि क्या होता है, the important point to note is that amount of energy decreases. तो अभी हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था, 10% लॉ पढ़ा था कि 10% और 1% जो है सो ट्रांसफर होता है. When organism dies, it is converted to detritus or dead biomass that serves as an energy source for decomposers. अब आप जानते हो कोई dead organisms हो, अगर कोई dead organisms है, dead and decaying, कोई leaves ही हो जो सड़ गया हो, गल गया हो, तो उसके ऊपर कुछ फंगस लग जाते हैं. अगर मैं कहूँ इस तरह से कि फंगस में बना दूँ, इस तरह से डेड एंड डिकाइंग दीज आर थिंग्स, ये फंगस इसमें लग चुके हैं, यानी कि फंगस इज ग्रोइंग टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम दिस डेड एंड डिकाइंग सब्सटेंस. तो जो डेड एंड डिकाइंग सब्सटेंस पे जो ग्रो कर रहा है ऑर्गेनिज्म, these organisms are living and they are taking the nutrition from this dead and decaying matters, they are getting the energy. तो dead और decaying matter भी एनर्जी को पास कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो ट्रांसफरिंग द एनर्जी दैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स, ये भी एक एनर्जी के सोर्स हैं. डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इज द source of energy for whom, for which trophic level, for which organisms, for decomposers like fungi or bacteria. So dead and decaying substance एकदम कोई काम के नहीं है ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं. They are also providing the energy. किसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो डिकम्पोजर्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. So organisms at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demands. तो जो सबसे ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पे जितने, जैसे प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे भी कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे कौन है, टर्सरी कंज्यूमर्स. तो प्राइमरी कंज्यूमर को अपने एनर्जी के लिए नीचे के ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड रहना पड़ता है. सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी के लिए अपने नीचे के ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करना है, और टर्सरी कंज्यूमर को अपने नीचे के ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड करना है. तो अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल. अब नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पर ही डिपेंड है अपने एनर्जी के लिए. सो ईच ट्रॉफिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल. हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल का अपना एक इम्पोर्टेंस है. उनका जो अपना लिविंग मटेरियल है उसका एक मास होता है, डिफरेंट सर्टेन मास. पिरामिड ऑफ मास अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ मास क्या होता है, ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप. The standing crop is measured as the mass of living organism and this is called biomass. So this is the definitions that you have to note it down and write it. You will learn it. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called as standing crop. और उस standing crop को जो measurement किया जाता है उसके मास के रूप में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास के रूप में, दैट इज कॉल्ड द बायोमास और द नंबर इन एन यूनिट एरिया. एक एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, it will be also fixed. So the biomass of a species is expressed in the terms of fresh or dry weight. Measurement of biomass in terms of dry weight is more accurate. तो अगर ड्राई वेट के रूप में अगर हम बायोमास का मेजरमेंट करते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट होता है. The number of trophic levels in the grazing food chain, again we are talking about GFC. जब भी GFC और DFC आ रहा है, we are thinking about KFC also. No, my dear students, learn about GFC only here. GFC पे दिमाग लगाना है.
So, very well, the number of trophic levels in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. 10% लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंडेमान का 10% लॉ याद रखना है। इसको भी मैंने पहले परहैप्स क्लास 10 में या क्लास 12 के फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि ओनली 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, जिसे हम लोग लिंडेमान की 10% नियम भी कहते हैं, लिंडेमान का 10% लॉ भी कहते हैं। समझो इस बात को और इसको याद रखो कि हर ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर्स, और इतना एनर्जी जब इनके पास अगर कितना एनर्जी है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा, तो प्रोड्यूसर्स के पास होगा। फिर इससे घटकर प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा, फिर उससे सेकेंडरी कंज्यूमर के ओनली 10% एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। In nature, it is possible to have so many levels: producers, herbivores, primary carnivores, secondary carnivores in the grazing food chain. So you think the limitation also in a detritus food chain. ये जो डायग्राम आप देख रहे हो आपकी बुक की जो दी हुई है कि एनर्जी फ्लो किस तरह होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में, किस तरह लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जैसे सन की एनर्जी जो है वो भास्ट सोर्स, सन इज द भास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो सन से जब एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, केवल प्लांट ही हैं इस धरती पे जो सन की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो ये कैसे यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज दे आर कॉल्ड ग्रीन से लिखना चाहिए हमें हमें क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स हैं, और ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के दौरान उन्हें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है। जब सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू solar energy is converted into chemical energy, and this process is called photosynthesis, and such organisms are called autotrophs. This level is called producer's level. This level is called, सच में तो कहो तो एनर्जी को प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं, तभी तो प्लांट्स कर रहे हैं ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल इज प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक कैटरपिलर, लार्वा, ग्रास हॉपर, ये सब जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो लीव्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर्स, थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर्स का है लाइक बर्ड, इंसेक्ट्स, flies. There are so many organisms on this earth also, and they are called secondary consumers, and they are also kept on third trophic level. तो first trophic level plants का है, second trophic level herbivores का है, जो herbivores को आप primary consumers भी कह सकते हो, carnivores को आप secondary consumers कह सकते हो, और top carnivores को टर्सरी कंज्यूमर्स कह सकते हो। तो इन एवरी प्रोसेस, इन एवरी स्टेप यू आर सीइंग हियर, यू शुड वॉच हियर कि किस तरह हीट जो है लिबरेटेड है, हीट का लिबरेशन हो रहा है, हीट इज लिबरेटेड मीन्स एनर्जी कांट बी ट्रांसफर्ड as per the source because only 10% of energy will be transferred. So the most of the energy is liberated as the heat. Okay, now you can see here top carnivores, and they are again taken by another organisms, and these are called like larva and caterpillar that we have studied. तो प्लांट्स जो है, फिर इधर से देख लो, प्लांट्स जो हैं केवल इधर से एक ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, ये एक फूड वेब भी बनाया जा सकता है, इसको फूड वेब भी हम लोग कह सकते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी खाए जा रहे हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स इज इटन बाय अनदर वन ऑर्गेनिज्म हियर, एंड प्लांट्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म हियर आल्सो। तो दीज आर getting the energy, they are getting the energy, they are transferring the energy, and heat is liberated also because 90% heat is 90% energy is liberated as the heat, only 10% energy is transferred from one trophic level to another trophic level. Now you can see this is the method how energy is transferred from one
trophic level to another trophic level. So now we are going to study the shape of a pyramid. पिरामिड का शेप कैसा बनता है? पिरामिड का शेप दो तरह का बनेगा, एक देख लेना ये ट्रायंगल होगा और एक देख लेना इन्वर्टेड ट्रायंगल होगा। तो एक होता है अपराइट पिरामिड और ये होता है इन्वर्टेड पिरामिड। तो नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर के आधार पर देखेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर प्रोड्यूसर्स की संख्या ज्यादा है और से प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या उससे कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की संख्या उससे भी कम है और टॉप टर्सरी कंज्यूमर्स की संख्या उससे भी कम है, तो ऊपर पे जो संख्या एकदम कम हो रही है ये अपराइट पिरामिड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड अपराइट। अगर नीचे अगर हम देखेंगे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही कम है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम जाओगे तो बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे, उस ट्रीज पे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिस ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं और फिर उसे कंज्यूम करने वाले डिकम्पोजर्स बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, तो इसीलिए इसका जो पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, pyramid of energy, these are the important topics that have been discussed in your syllabus and you have to study it very well. The base of a pyramid is broad. बेस ऑफ ए पिरामिड इज ब्रॉड। बेस क्या है दिखाया गया है? ब्रॉड दिखाया गया है। एंड इट नैरोज टुवर्ड्स द एपेक्स, इट नैरोज टुवर्ड्स द एपेक्स, ऊपर की ओर जाते हुए ये सब नैरो हो रहा है। वन गेट्स ए सिमिलर शेप whether you express the food or energy relationship between organisms at different trophic levels. This relationship is expressed in the term of number, biomass or energy. So it is called pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. किस लेवल से कितना एनर्जी लिबरेट हो रहा है तो उसके आधार पर पिरामिड ऑफ एनर्जी बनता है। किस लेवल पे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मासेज कितनी आ रही है, बायोमास कितनी हो रही है, तो उस आधार पर उनका पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के आधार पे, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स के बेस पे पिरामिड ऑफ नंबर्स बनते हैं। तो बेस ऑफ पिरामिड, हर एक पिरामिड का बेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोड्यूसर्स, या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हम कह सकते हैं इसको। while the apex represents tertiary और टॉप लेवल, और apex जो है ये टर्सरी या टॉप लेवल कंज्यूमर है। Three types of ecological pyramids that are usually studied are pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. So for details we have to see figure 12.4 A, B, C and D. तो दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है जो आपके डायग्राम के नीचे लिखी जाती है, इससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और जो डायग्राम्स आपके बुक के होते हैं दीज आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सो डोंट स्किप दीज डायग्राम्स, दीज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। प्रोड्यूसर्स आप देख रहे हो, पिरामिड ऑफ नंबर में जो प्रोड्यूसर्स है सबसे बेस जो है ये सबसे ज्यादा वाइड है, ब्रॉड है। और नंबर अगर देखो उस किसी भी इकोसिस्टम का, जैसे कि अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें जहाँ पे ग्रासेज हैं और ग्रास को कंज्यूम करने वाले ग्रास हॉपर होते हैं, ग्रास हॉपर को कंज्यूम करने वाले बर्ड्स होते हैं, तो ये हैं प्रोड्यूसर्स, ग्रीन ग्रासेज, तो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आप कह सकते हो। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं और उसे फिर टर्सरी कंज्यूमर्स कहते हैं। तो 4 ट्रॉफिक लेवल हर एक जगह, हर पिरामिड में, हर एक इकोसिस्टम में 4 ट्रॉफिक लेवल होगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विल बी प्रोड्यूसर, सेकंड इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्सरी कंज्यूमर्स। तो अब अगर नंबर हम देखें कि इस इकोसिस्टम में, इस एरिया में, एक एरिया है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वहां पे कितने ऑर्गेनिज्म, कितने प्रोड्यूसर्स हैं, तो आप यहाँ पे ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट करके बताया गया है, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हो। 5 लाख 5 करोड़ 58,42,000, समझ गए? 58,42,000 हियर हो गया 7,08,000 प्राइमरी कंज्यूमर। तो संख्या घटती जा रही है, यहाँ पर जो संख्या घट रही है इसी को हम लोग कहते हैं कि ऊपर पे जो है टर्सरी कंज्यूमर ये नैरो बन जाता है। इसको पिरामिड ऑफ अपराइट पिरामिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपराइट पिरामिड। जो नंबर ऑफ पिरामिड है
यानी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है ये सबसे ज्यादा संख्या में है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या थोड़ी कम हो गई और सेकेंडरी कंज्यूमर्स की संख्या भी और भी कम हो गई, लेकिन टॉप कंज्यूमर्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा कम हो गए। तो यहाँ पर ओनली 3 टॉप कंज्यूमर्स दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इसे ऐसे पिरामिड को अपराइट पिरामिड कहते हैं। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन द गिवन इकोसिस्टम इज मच मोर than the above trophic level, than the next trophic level. Next is पिरामिड ऑफ बायोमास। अब बायोमास कह रहा है कि नीचे प्रोड्यूसर्स की जो संख्या है अगर उसकी बायोमास निकाली जाए तो मास भी उसकी ज्यादा है। अगेन देयर विल बी अपराइट पिरामिड, फिर से अपराइट पिरामिड होगा कि बेस में जो प्रोड्यूसर्स हैं इसके बायोमास ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्सरी कंज्यूमर्स। यू कैन सी द इट इज इन reducing, it is reducing or you can see it is descending। जो वैल्यू है ये घट रहा है, तो इसको जब वैल्यू घट रहा है तो ऊपर पे क्या है, वैल्यू एकदम कम हो जा रहा है टॉप कंज्यूमर्स की, टर्सरी कंज्यूमर्स की। तो ऐसे भी इसे पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं, जिसमें शार्प डिक्रीज दिख रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी डिक्रीज किया है। लेकिन यहाँ पे बहुत शार्प डिक्रीज आप नहीं कह सकते हो, किसमें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में शार्प डिक्रीज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वन बाय अगर इधर देखें 58,42,000 ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हैं तो 7,08,000 प्राइमरी कंज्यूमर भी हैं यहाँ पे, जबकि सेकेंडरी कंज्यूमर 3,54,000 है। तो डिफरेंसेस क्या हुआ पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास में, कि पिरामिड ऑफ बायोमास में शार्प डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। अब इन्वर्टेड पिरामिड, अभी हमने थोड़ा सा सुबह स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इन्वर्टेड पिरामिड भी होता है इस तरह से। Small standing crop of phytoplankton supports large standing crop of zooplankton। तो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, तो प्रोड्यूसर्स जो है फाइटोप्लैंक्टन है, ये पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, इनकी संख्या सबसे कम है, और प्राइमरी कंज्यूमर्स उसके जो हैं वो जूप्लैंक्टन्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टन्स, और ये हो गए फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर लेवल पे। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। अगेन यू कैन सी द पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब किस तरह से पिरामिड ऑफ एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कहाँ रहता है, देखो एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा होता है, और इसका फिर 10% घटा दो तो इसमें देखो 1000 हो जाएगा, फिर उससे 10% कर दो तो 100 आया, उसका भी 10% कर दो तो 10 जूल आ गया। तो इस तरह से एनर्जी जो घटता जा रहा है। तो यहाँ पे आइडियल इन पिरामिड ऑफ एनर्जी, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो again we are here, any calculations of energy content, biomass or number has to include all organisms at that trophic level। okay, no journey we make will true if we take only a few individuals at any trophic level into account। Also a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously। तो ये सब बातें ठीक है। नॉट ए स्पेसीज, ए गिवन स्पेसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, यस दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू। ए गिवन स्पेसीज, कोई खास स्पेसीज जो होते हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल में ही नहीं रहते हैं, मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, उसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर भी हैं तो उसी इकोसिस्टम में वो कंज्यूमर भी बनते हैं। लाइक ए स्पैरो इज द प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट इट्स सीड, fruits, peas and a secondary consumer when it eats insect and worms। अब एक अगर स्पैरो की बात करो, स्पैरो स्पैरो की बात करें तो स्पैरो जो है सीड भी खा रहे हैं, हाँ, फ्रूट भी खा रहे हैं, पीस भी खा रहे हैं, भाई ये तो प्राइमरी कंज्यूमर हैं। लेकिन स्पैरोज इंसेक्ट भी खा रहे हैं,
वो इंसेक्ट्स को नहीं छोड़ रहे हैं, वर्म्स भी खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर में भी मौजूद हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म enjoys a position at more than one trophic level, मीन्स कि मोर देन की प्राइमरी कंज्यूमर में भी उनका पोजीशन है, सेकेंडरी में भी वही है भाई। तो इस तरह से कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स ह्यूमन बींग्स फंक्शन। अब हम लोग भी हैं, तो कभी अगर कहें कि अगर हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो हम लोग हर्बीवोर्स हैं। अगर हम लोग चिकन एग खा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे कार्निवोर्स हो जाते हैं। तो वी हैव बीन द ह्यूमन बींग्स हैव बीन केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ omnivores. In most ecosystem, all the pyramids of number of energy of biomass are upright. Producers are more in number and biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores. So in the same fashion, we can see that pyramids are formed whether inverted or whether upright. So you will read how to count the number of insects feeding on a big tree. What kind of pyramid would you get? अब आप बताओ कि एक बड़े से पेड़ पे कितने सारे इंसेक्ट्स भी उस पे रिसाइड कर रहे हैं। नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट्स, और उस पे कितने बर्ड्स डिपेंड कर रहे हैं। As the number of larger birds eating the smaller, draw the shape you would get. तो इसका जब भी आप बनाओगे ये हमेशा इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा, क्योंकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में नंबर ऑफ ट्रीज आर लेस देन द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड देन द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन दोज बर्ड्स। तो इस तरह से इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, समुद्र में अगर देखें तो वहां भी इन्वर्टेड पिरामिड बनता है, बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेज फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जितने हैं उससे ज्यादा क्या है, फिश हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स की संख्या कम होती है। अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन्स कम होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो कम है, लेकिन फिश की संख्या ज्यादा होती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इट कैन नेवर बी inverted and flows from a particular trophic level to next trophic level. Some energy is lost as heat. Each bar in the energy primary indicates the amount of energy present at each trophic level. So we have studied all these things. However, there are certain limitations of ecological pyramids also, such as it doesn't take into account the same species belonging to two or more trophic levels. It assumes a simple food chain, never exists in nature, it doesn't accommodate a food web. Saprophytes are not given any place in ecological pyramid, even though they play a vital role in the ecosystem. ये limitations पे थोड़ा विचार अगर आप करेंगे, तब आप जहाँ पढ़ रहे थे कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर आप उसको देखें कि सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। आपने देखा इसको हर्बीवोर बोला, कार्निवोर बोला, ओमनीवोर बोला, ये प्रोड्यूसर्स हैं। बट वेयर इज द प्लेस ऑफ सैप्रोफाइट्स? वेयर वेयर इज द सैप्रोफाइट्स? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके अपना न्यूट्रिशन लेते थे, और डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म से भी एनर्जी उनको मिलता था, रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल होती है डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन हमारे जो पिरामिड बनते हैं, जो इकोसिस्टम बनते हैं, उसमें सैप्रोफाइट्स का जगह ही नहीं रखा गया किसी ट्रॉपिक लेवल पे। तो दिस इज द थिंग दैट इज डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ। You can read it also. You can read the summary yourself, and if you want, you can complete the food exercises also. That will be better for you. And there are some I have brought, you have seen the syllabus, you have seen the SQP, that is sample question papers, and this is okay. Now we are going to make it over. Okay, so this chapter 12 is completed today. Thank you for watching the video. Thank you. Thank you once again for being connected with me. And if you like it, you must share and subscribe.
and give your positive feedback also, whatever you think and how can it be improved more and more. Always wait for your comments and always wait for your interactive videos, for my interactive videos that I want to prepare for the students only, those who are taking interest in the studies and preparing well for your exams. Thank you, best wishes. And this year is also the first video of this year of year 2024. Okay, thank you and have a nice day. Thank you. Wait for my next video.